तो वो आएगा ही नहीं अब सोनीपत से। कल आया था वो। इलेक्शन के टाइम पे आएगा। देखो क्लास, देखो कोई बीमार होगा तो वो किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा। तो दवाई तो वही खाएगा, उसके घर वाले तो खाएंगे नहीं दवाई ताकि उसको आराम आए। अगर ऐसा होता तो घर वाले खा लो, आराम आ जाएगा। घर वाले पढ़ लेंगे, उसको नौकरी मिल जाएगी। तो देखो सीधी सी बात है। हाँ रिकी उठ गए। 10:45 पे आ जाओगे? हाँ 10:45 ये 11 तक आ जाओ। तू नाश्ता कर ले, 11 बजे तक आ जा बेटा। तो नाश्ता तू 11 बजे तक करता रहेगा क्या? ठीक है 11 बजे पहुँच। तो असल बात ये है कि हमारा फ़र्ज़ है कहना। अब बैच मिलेगा नहीं इसको कोई भी अब इसके बाद, ये लास्ट चांस होगा इसके लिए बस। ऐसे हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है कि किस बैच में कैसे इसको सेटल करना है। और वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करने को तैयार था। इतनी बार मैंने उसको बोला। कल उसके उनके भैया का फ़ोन भी आया था मेरे पास। तो मेरी बात नहीं हो पाई, बहुत दूर की आवाज़ साउंड आ रही थी, मैं बात नहीं कर पा रहा उससे। कल करता हूँ उससे बात। उसको मैंने मैसेज देना ही यही है। क्या था? आज हमारा एक साथी और कर रहा है। पेन ड्राइव है किसी के पास? फॉर्मेटेड चाहिए, मैं इसको बुटन बनानी है। ये सर्विस स्टार्ट हो चुकी है और इसमें ऑटोमेटिकली खुद ही का आईपी एड्रेस फॉर्मेट कर रेट फाइल होगी सर आईपी खुद उठा देगा बिकॉज क्योंकि मेरे यहाँ पे डीएससीपी सर्विस एक्टिवेटेड है। ब्रैकेट में देखो डीएससीपी उसको मिला हुआ है। राइट नाउ गेटिंग द आईपी एड्रेस 192.168.10.4। अभी 10.4 का मतलब ये हुआ कि ये इस नेटवर्क के अंदर ये आ गया है। तो अब हम इसे एक्सेस भी करेंगे, बट एक्सेस करने से पहले जरा मैं एक बार इसको फॉर्मेट करके ना, या चलो बाद में कर लेंगे फॉर्मेट, पहले इसको देख लेते हैं। इस फ्रंट एक्सेस को बोलते हैं DCUI एक्सेस। DCUI DCUI का मतलब होता है डायरेक्ट कंसोल यूजर इंटरफेस। डायरेक्ट कंट्रोल यूजर इंटरफेस, इट्स अ DCUI एक्सेस, डायरेक्ट कंसोल यूजर इंटरफेस। ठीक है। DCUI एक्सेस बेसिकली आपको एक एक्सेसिबिलिटी देता है जिससे कि आप उसमें बैठकर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, लाइक जैसे बायोस में आप एक्सेस करते हो, सिमिलरली ये DCUI एक्सेस कहा जाता है। अब इस एक्सेस में जब भी आपको कोई भी चेंजेस करने होंगे तो आपको नीचे नज़र आएगा F2 कस्टमाइज सिस्टम स्लैश व्यू डॉक्स, शट डाउन रीस्टार्ट कुछ भी करना है उसके लिए F12 प्रेस करना है। ऊपर देखिए तो VMware ESXi 5.5 है आपका, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल्ड है, अदरवाइज हार्डवेयर प्लेटफॉर्म का नाम दिखाता है HP या वट जो भी है आपको शो करता है। सेकेंड उसमें इंटेल कोर i5 CPU है, इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज का CPU है, 4 गीगा रैम है इसमें, और इस IP से इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज 192.168.4। तो अभी मैं इसको F2 प्रेस करके कस्टमाइज करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसका यूज़र जो नेम होता है वो रूट होता है, लिख लीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट ESXi हैव ए डिफ़ॉल्ट यूज़र अकाउंट इज़ ए रूट, एंड पासवर्ड जो भी होगा 123@INDIA। ठीक है, 123 ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन टाइम पे मैंने इसको पासवर्ड सेट किया था, तो ये वही पासवर्ड इसको एक्सेप्ट करेगा। आफ्टर जब वो पासवर्ड उसने एक्सेप्ट कर लिया तो इसके बाद कन्फिग पासवर्ड
पासवर्ड अगर रीसेट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो इस पर एंटर जैसे ही मारेंगे तो राइट साइड में उसके सब मेन्यूज खुल जाएंगे। देखिए तो मैंने जब एंटर प्रेस किया तो ओल्ड पासवर्ड पूछ रहा है मुझसे, पुराना पासवर्ड डालो फिर नया पासवर्ड, बट हमें अभी ओल्ड का तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो उसको स्किप कर दीजिए, कैंसिल। हमारा पासवर्ड ठीक है, हम उससे सेटिस्फाई हैं। देन लॉकडाउन मोड, लॉकडाउन मोड अभी डिसेबल्ड होगा क्योंकि अभी एक्टिवेट नहीं होता। लॉकडाउन मोड का मतलब ये होता है कि अगर रिमोटली कोई पर्सन अगर आपके इस ESX सर्वर को वाया vSphere क्लाइंट से या फिर CLI से या SSH के थ्रू एक्सेस कर रहा है तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि लॉकडाउन मोड का मतलब हो गया लोकल एक्सेस। लॉकडाउन मतलब लोकल के लिए लॉक है ये, बट उसके बाहर के जो यूज़र है रिमोटली वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज रीस्टार्ट मैनेजमेंट नेटवर्क, कन्फिगर मैनेजमेंट नेटवर्क। मैनेजमेंट नेटवर्क वो होगा कि जिससे कि आप उसको मैनेज कर पाएँ। अभी हम लोगों ने जो IP एड्रेस जो असाइन किया है वो IP एड्रेस मेरे लैपटॉप को भी मिला हुआ है और इसी सीरीज़ को मिला हुआ है। अगर मैं किसी मशीन से बैठकर उसको एक्सेस करना चाहूँ तो अभी एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। रीज़न क्योंकि मेरा जो लोकल LAN के जो IP सीरीज़ का जो सेगमेंट है इट्स ए 192.16 की सीरीज़ है, बट यहाँ पर इस पर जो IP एड्रेस है ठीक है टेम्परेरी अभी हम यूज़ कर लेते हैं 192.168.10.4। अगर आप चाहते हो कि इसका IP चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको सिर्फ एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करने के बाद नेटवर्क अडेप्टर आपको लिस्ट में नजर आएगा। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट NIC को लेता है VMware NIC 0, दैट इज ए ईथरनेट 0, जिसको वो लैन कार्ड कह रहे हैं। उसके बाद आपने जो लैन कार्ड तो बाय डिफॉल्ट इसमें ये खुद सेलेक्ट कर लेता है, हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन उसके बाद होता है IP कन्फिगरेशन। IP कन्फिगरेशन ESXi सर्वर के अंदर एक VM कर्नल पोर्ट होता है, दैट इज ए मैनेजमेंट पोर्ट। ESXi सर्वर के अंदर एक कर्नल पोर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। ये बेसिकली ये ऑप्शनल होता है कि अगर मेरे एक ESX सर्वर के अंदर नंबर ऑफ NICs 2 हैं और अगर मैंने इसको IP दिया 192.168.10.4, तो ये जो IP होगा ये कर्नल का IP होगा। ऐसे ही अगर मैं दूसरा IP सेट करूंगा 10.0 या 172 सीरीज का अगर मैं IP एड्रेस सेट कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 172 का IP सेट कर देता हूँ तो ये भी जो IP एड्रेस होगा ये डिफरेंट कर्नल का होगा। कर्नल वो होगा जो कि इस ESX सर्वर को रिप्रेजेंट करेगा। इस IP के थ्रू आप इस सीरीज के सारे रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो, लाइक स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि इस NIC को हम एक IP एड्रेस एलोकेट कर दिया जिससे इस ESX सर्वर की खुद की अंदर राउटिंग जो टेबल होगी उसमें इंफॉर्मेशन होगी कि ये NIC 1 है और ये NIC 0 है, कि NIC 0 जो एसोसिएटेड है वो 192.168.10.0 से एसोसिएटेड है। इसका मतलब 10.0 के सारे फीचर्स जितने भी IPs होंगे उनसे वो कम्युनिकेट कर सकता है। अगर दूसरा पार्ट देखिए NIC नंबर 1, उसमें आपका क्या है 172.16.0.0, वो उसके साथ एसोसिएटेड है। तो बेसिकली इनको VM कर्नल पोर्ट कहते हैं हम लोग। VM कर्नल पोर्ट जो होता है मैनेजमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट का ऑप्शन आता है, अगर आपका यहाँ पर कोई क्लाइंट मशीन लगी हुई है और इधर भी कोई क्लाइंट मशीन लगी हुई है और इन दोनों के ऊपर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, इसे बोलेंगे vSphere क्लाइंट। vSphere क्लाइंट, तो vSphere क्लाइंट जो प्रोडक्ट होगा वो आपके इस के साथ कनेक्ट होगा। आप इसके थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसके थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, बट एक्सेस करने के लिए आपको चाहिए होगा मैनेजमेंट सर्विस। तो बाय डिफॉल्ट जो मैनेजमेंट सर्विस होती है वो आपके NIC 0 पे बाय डिफॉल्ट होती है, ठीक है नी, बट आप इससे एक्सेस नहीं कर पाओगे, इस vSphere क्लाइंट से इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसके लिए इसके NIC पे जाकर आपको मैनेजमेंट सर्विस एक्टिवेट करनी होगी तब तो उसको एक्सेस कर पाओगे। मैनेजमेंट सर्विस इस पे भी एक्टिवेट करनी होगी तब ये प्रोसेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो VM कर्नल कोड बेसिकली एक VMware का एक ESX सर्वर को एक आइडेंटिफिकेशन देता है कि उसके एक इंटरफेस पे एक IP सीरीज एक्टिवेटेड है और उस IP एड्रेस के थ्रू वो कम्युनिकेट करेगा, नेटवर्क के डिवाइसेस से वो कनेक्ट हो सकता है। यदि बात समझ आ गई, लाइक जैसे राउटर के दो इंटरफेस होते हैं हमारे, एक को हमने IP एड्रेस दे दिया 10.172.16.0.0 की सीरीज का और 192.168.10.0 सीरीज का,
अब राउटर की माइंड में दो इन्फॉर्मेशन दो आ गई है भाई, 192 वाले नेटवर्क की सीरीज ये हो गई है, मैं 192 किसी भी आईपी से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, सिमिलरली 172 से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। अगर कोई बंदा इसको कंसोल लेना चाहता है तो पहले तो मुझे मैनेजमेंट सर्विस एक्टिवेट करनी होगी, बट बाय डिफॉल्ट जो NIC 0 होता है उसका मैनेजमेंट सर्विस बाय डिफॉल्ट एक्टिवेटेड होता है, अगर आप नहीं भी करोगे तो एक्टिवेटेड ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। अगर आप 172 वालों को एक्सेस करवाना चाहते हैं, कंसोल सर्विसेज देना चाहते हो वाया GUI बेस्ड, तो आपको मैनेजमेंट सर्विस एक्टिवेट करनी है। तो यही चीज इसमें यही आ गया। कहानी क्लियर है विशाली वाली? चलो तो ये बेसिकली इसको हम आईपी एड्रेस इसीलिए देंगे, तो इसमें दो ऑप्शन होंगे, वन इज ए स्टैटिक आईपी, सेकंड इज ए डायनेमिक आईपी। स्टैटिक आईपी जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर खुद डिसाइड करेगा, डायनेमिक आईपी बाय डिफॉल्ट देता है। ये इंटरव्यू में या नॉर्मली क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि जब भी आप ESXi सर्वर की इंस्टॉलेशन करते हो तो आईपी एड्रेस वो ऑटोमेटिक उठाता है या फिर स्टैटिकली होता है, देन यू हैव टू स्पीक आउट कि इट्स बाय डिफॉल्ट ऑन डायनेमिक, हमेशा डायनेमिक में होता है। तो आपको सेलेक्ट करना है स्टैटिक और उसके बाद स्पेस बार प्रेस करेंगे आप, स्पेस बार से वो सिलेक्ट हो जाएगा। देन अपनी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लाइक मैं चेंज कर देता हूँ 172.16.0.22, सबनेट मास्क 255.255.0.0 और 172.16.0.254। ये मेरा किसका आईपी एड्रेस है? ये मेरी गेटवे का आईपी है जिससे मैं कनेक्टेड हूँ, और उससे कनेक्ट होने के लिए मुझे यहाँ पर एक लोकल लैन की केबल मेरे पास है, मैं इससे कनेक्ट हो सकता हूँ। ये मैं इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से एंटर प्रेस कर दूँगा, एंटर प्रेस करने के बाद हम बाहर आ जाएंगे। अगर IPv6 की अंडरस्टैंडिंग अगर आप लोगों को है तो IPv6 को भी सेम इसी तरीके से इंसर्ट करना होगा, आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ए DNS। DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सर्वर। आप इसके डोमेन नेम सर्विसेज को यूज़ करने के लिए आपको DNS IP होना मैंडेटरी है। जैसे कोई वेबसाइट को रिजॉल्व करने के लिए नेम टू IP चाहिए होता है, तो हमारे टेलीफोन मोबाइल फ़ोन के अंदर भी हर बंदे का नाम और उससे कोरस्पॉन्डिंग उनके नंबर्स होते हैं। जब भी उस नाम को कॉल करोगे सीधा उस नंबर से आप कनेक्ट हो जाओगे। तो सिमिलरली ऐसे इसमें भी हमें DNS सर्वर की मैंडेटरी हो जाती है कि DNS सर्वर से अगर इस ESX सर्वर का नाम रिजॉल्व करना या इस ESX सर्वर को किसी नाम से किसी को पिंग करना है तो वो पिंग कर पाए। तो DNS कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद यहाँ पर आपको ये DNS का IP देना होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं 202.56.215.54 इसने ऑटोमेटिक उठा लिया, बिकॉज क्योंकि ये DNS IP ऑटोमेटिकली यही मिलता है हमेशा, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो राउटर लगा हुआ है वायरलेस राउटर उसमें ये सेट है। बट अब इस लास्ट में आते हैं ESX सर्वर का नाम, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने कर दिया भाई zon.ESXi1, कोई भी नाम दे दिया कि zon.ESXi1 के नाम से मेरा क्या है ESX सर्वर है, और एंटर प्रेस किया तो अब इसका नाम क्या हो गया zon.ESXi-1 हो गया। तो कस्टम DNS सफिक्स हमें कुछ चेंज नहीं करना है, क्योंकि कोई DNS की सेटिंग्स अगर मेजर चेंजेस करने होते तो DNS में सभी ऑब्जेक्ट में जाकर चेंजेस करने होते हैं, तो ये हमारे मतलब का नहीं है। तो हम इसको सिर्फ इसके प्रेस करके बाहर आ जाएंगे यहाँ पे। आफ्टर ऑल जब जैसे बाहर निकलेंगे तो आपको ये रीस्टार्ट करने के लिए बोलेगा। शायद आप लोगों ने राउटर पे काम किया हो, सिस्को राउटर पे इन दोनों बच्चों ने तो किया है, शायद आपने भी किया हो सिस्को पे। आपका शायद मुझे आइडिया नहीं है राजे। आप जब भी किसी सिस्को राउटर को फर्स्ट टाइम कन्फिगर करते हैं या उसके उस किसी पर्टिकुलर इंटरफेस को एक IP एड्रेस देते हैं तो उसके बाद एक कीवर्ड लिखना पड़ता है नो शटडाउन। उसका मतलब ये होता है कि उस पोर्ट को फोर्सफुली एक्टिवेट किया जा रहा है। तो इसको ESX सर्वर ने चेंजेस तो ले ली है, इनपुट तो ले ली है, बट उस चेंजेस को कैसे हम स्टार्ट कराएं, तो उसके लिए ये मैसेज अपने आप ही आएगा, वुड यू लाइक टू रीस्टार्ट दिस मैनेजमेंट सर्विस, क्योंकि मैनेजमेंट नेटवर्क वही होगा जिसको मैनेज करने के लिए एक्सेस करेंगे। तो मैं इसको येस पे प्रेस कर दूंगा और नाउ इट विल स्टार्ट, ये रीस्टार्ट कर देगा। अब मैं लोकल लाइन से बैठकर इसको पिंग करके देखना चाहूँ तो पिंग करके देख सकता हूँ। तो मेरी लोकल लाइन में कंट्रोल ऑल्ट से माउस रिलीज बाहर आ जाएगा आपका। देन उसके बाद रन पे जाऊँगा CMD पिंग 172.16.0.22 स्पेस -T। तो स्टिल पिंग अभी आना शुरू हो जाएगा, वो एक्चुअल में नेटवर्क कनेक्टेड है ना इसीलिए नहीं आता, अब आएगा। वाईफाई से कनेक्टेड है ना, लैन से मैं अब आ चुका हूँ, तो लैन से देखो कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया। आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ये वाला, ठीक है। तो अब ये हम लोग क्या कर पा रहे हैं, इस ESX सर्वर को IP दे रहे हैं। अगर आप मैनेजमेंट सर्विस को अगर वहाँ से रीस्टार्ट नहीं होती, मैसेज नहीं आता है, तो यहाँ से भी रीस्टार्ट करा सकते हैं फोर्सफुली। जैसे ही मैं इसको एंटर मारूंगा तो ये रीस्टार्ट कर देगा, बिल्कुल ठीक है जी। तीसरा ऑप्शन आता है टेस्ट मैनेजमेंट नेटवर्क। टेस्ट मैनेजमेंट नेटवर्क का मतलब होता है टेस्ट करना सेटिंग्स को। जैसे ही मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा तो पूछेगा कि कौन कौन से IP से पिंग करना चाहते हैं। लाइक
फर्स्ट आ रहा है आपका पिंग एड्रेस 172.16.0254, दूसरा आ रहा है आपके दोनों डीएनएस आ रहे हैं। रिजॉल्व होस्ट नेम में आपको होस्ट नेम पूछ रहा है, बट ये नाम तो हमारा रजिस्टर्ड है ही नहीं डीएनएस पे, तो इसकी बजाय अगर मैं कर देता हूँ www.networkzone.in, मैं जानबूझ के वैसे कर दिया, वैसे तो नाम ही सर्च करता, बट ठीक है मैंने इसको एंटर प्रेस कर दिया। एक एक करके पिंग करके देखिए, राइट साइड में ओके लिखा रहा है, बड़ा सक्सेसफुली काम कर रहा है वो, ये भी ओके नजर आ रहा है, मतलब ये भी इंटरनेट के डीएनएस से कनेक्टेड है, इसका भी ओके आ गया रिजल्ट। मतलब टेस्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं कि हमारा जो ESX सर्वर है आपके इन्वायरमेंट के किसी भी नेटवर्क मशीन्स को या फिर डीएनएस को क्या पिंग कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, तो उसको हमने चेक करके देखा तो राइट नाउ गिविंग ओके मैसेज, अदरवाइज फेल लिखा था यहाँ पर अगर बोला होता तो एंटर प्रेस किया। नेटवर्क रीस्टोर ऑप्शन, अगर आपको लग रहा है कि यार सेटिंग्स मुझसे कल सेट हो गई हैं तो दोबारा से इसको एंटर प्रेस करते ही वो रीस्टोर मोड में डाल देगा, मतलब दोबारा सारी कॉन्फ़िगरेशन को एज ए डिफॉल्ट मोड पे लाके खड़ा कर देगा। ना नेक्स्ट मैंने इज कन्फिगर कीबोर्ड। कीबोर्ड का मतलब है कि जैसे नॉर्मली आप कीबोर्ड यूज़ करते हैं, इंग्लिश यूज़ करते हैं, जर्मन में जाएंगे तो जर्मन की अकॉर्डिंग होगी, फ्रांस में जाएंगे तो उनकी अकॉर्डिंग होगी, तो सबकी अलग अलग है, किसी की फ्रेंच है, किसी की जापनीज़ है, किसी को कुछ और, तो आप उस कीबोर्ड के अकॉर्डिंग लेआउट को चेंज कर सकते हैं कौन सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि ये हम चेंज कर देंगे तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी काम। ट्रबल शूटिंग ऑप्शन, अगर आप चाहते हो कि CLI बेस्ड इसको एक्सेस करना है, कमांड लाइन से कॉन्फ़िगर डायरेक्टली करना है, या फिर आप कोई बंदे को डायरेक्टली इसको एक्सेस देना चाहते हो CLI बेस्ड, तो उसके लिए आपको एंटर प्रेस करना होगा। इनेबल ESXi शेल होगा, वो आप इस पर खुद कॉन्फ़िगर करोगे। इनेबल SSH होगा, वो आप पड़ोसी को बोलोगे कि मेरे इस पर SSH के थ्रू, पुट्टी के थ्रू इसको एक्सेस करें और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कमांड लाइन से सारा। मॉडिफाई ESXi शेल SSH टाइम आउट भी कर सकते हो, ये मैनेजमेंट नेटवर्क एजेंट को भी रीस्टार्ट कर सकते हो। मैनेजमेंट नेटवर्क एजेंट वो होता है जैसे कि जब भी आप कोई ESX सर्वर पे इंस्टॉलेशन करते हो और कोई भी वर्चुअल मशीन बनाते हो तो वो एक एजेंट डिप्लॉयमेंट करता है, तो ये उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमें कुछ ऐसा कुछ करना नहीं क्योंकि सिंपली हम लोग इसको इंस्टॉल करके देख लेते हैं। व्यू सिस्टम लॉग्स, sys log, VM kernel, config, management agent, virtual center agent and VM ESXi observation logs, ये सारे के सारे लॉग्स नजर आएंगे। अगर मैंने इसको एंटर प्रेस कर दिया और एंटर प्रेस करने के बाद राइट साइड में कोई भी नंबर प्रेस करूंगा उसी लॉग में घुस जाऊंगा मैं। तो जैसे मैंने 3 नंबर प्रेस किया तो 3 नंबर का मतलब तीनों कमांड लाइन के अकॉर्डिंग जो चीज़ फिनिश हो रही है। अब मैं इसे क्विट करना चाहता हूँ तो मैं इसको क्यू प्रेस करूँगा, यहाँ से बाहर आ जाऊँगा। तो दीज आर लॉग्स। व्यू सपोर्ट इन्फॉर्मेशन, व्यू सपोर्ट इन्फॉर्मेशन में आप राइट साइड में देखेंगे आपको सीरियल नंबर नजर आएगा। जब भी आप किसी ESX सर्वर को लाइसेंस लेते हैं तो सीरियल नंबर मांगते हैं कि लाइसेंस, पहले सीरियल नंबर दो, फिर उसका लाइसेंस वो जनरेट करके आपको देंगे कि ये लाइसेंस है। अब वो दे विल आस्क यू एसेंशियल लेना है, स्टैंडर्ड लेना है, एंटरप्राइज लेना है या एंटरप्राइज प्लस का लाइसेंस लेना है, उसके हिसाब से आपकी कॉस्टिंग होगी। ठीक है ना, उसके हिसाब से आपकी कॉस्टिंग होगी। देन उसके बाद लाइसेंस जो भी आ रहा है सीरियल एवोल्यूशन मोड में आ रहा है। एवोल्यूशन का मतलब 60 डेज़ के ट्रायल वर्जन में है, तो ट्रायल वर्जन में तो सारी चीज़ें 60 डेज़ के बाद तो काम करना ही बंद कर देंगी। SSL थंब प्रिंट, जब भी इसको वेब बेस्ड एक्सेस किया जाएगा तो ये अपना एक थंब प्रिंट प्रोवाइड करेगा। थंब प्रिंट के बिना ये कोई भी मतलब जैसे लाइक सर्टिफिकेट जनरेट करना, पब्लिक और प्राइवेट की जनरेट करना है। सिमिलरली ऐसे ही SSH के लिए यूज़ होगा कि अगर कोई बंदा इसको कमांड लाइन से कॉन्फ़िगर करना चाहता है तो वहाँ पे एक सर्टिफिकेट जाएगा उस एंड यूज़र के पास, या फिर जब भी आप इसको हम लोग कमांड लाइन से इसको एक्सेस करेंगे तो आप कभी ध्यान देना कि पुट्टे के थ्रू जब भी एक्सेस करने जाएंगे एक मैसेज आएगा आपको कि भैया ये पर्टिकुलर मैसेज आ रहा है कि इसमें लिखा रहा है कि उसकी कैशे के अंदर ये फिंगरप्रिंट्स उसमें कॉपी हो गए हैं। अब अगर जब भी कम्युनिकेट होगा इन दोनों के बीच में तो उस फिंगरप्रिंट से वो डेटा इनक्रिप्ट होकर जाएगा, उससे डेटा डिनक्रिप्ट होकर आएगा, तो ये आपस में यूज़ करेंगे। तो ये RSA या फिर DSA दोनों में से कोई भी एल्गोरिथम फॉलो करोगे उसके लिए होगा। और ग्लोबल सपोर्ट के लिए स्लैश सपोर्ट कीवर्ड लिख दीजिए, सपोर्ट में चले जाएंगे। रीसेट सिस्टम, सब कुछ ही रीसेट कर डाला। अब आपको लगता है कि यार सारी चीज़ें गलत हो गई है मुझसे, चलो एंटर मार दो, सारा डिफ़ॉल्ट हो जाएगा जो भी सेटिंग की होंगी। प्रेस स्किप करेंगे ना, यहाँ से बाहर आएंगे हम लोग। देखो तो आपके जो वेब ब्राउज़र का, अगर वेब ब्राउज़र से एक्सेस करोगे ESXi को तो http:// के नाम से लिखना है। अगर आप यही चीज़ IP से एक्सेस करोगे तो 0.22 लिखना है। अगर IPv6 से लिखेंगे तो आपको इस तरीके से लिंक लोकल एड्रेस से चेक करना होगा। तो मैं जरा इसमें से किसी का IP से, स्टैटिक दिया है इसको IP, इसीलिए स्टैटिक लिखा, अदरवाइज यहाँ डायनेमिक DHCP लिखा था। स्टैटिक हमने अभी दिया है, बिल्कुल दिया है, मैंने दिया है। तो लास्ट में पहले इसमें 192 पहले 192.168.4 IP था ना इसमें, तो मैंने चेंज किया, लैन कनेक्ट किया उसके बाद मैंने। हाँ जी बोलो क्या ये कह रहे हैं? लास्ट में सर फिजिकल एड्रेस ये फिजिकल एड्रेस कौन से वाले की बात कर रहे हैं? मैक एड्रेस होगा नहीं 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 नहीं, ये IPv6 का एड्रेस है। ठीक है,
वेब ब्राउज़र पे जाने के बाद यहाँ लिखेंगे http://172.16.0.22 पर एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए एक वेब पेज खुलकर आ जाएगा और अब ये वर्किंग में है। वेलकम ESXi, VMware ESXi वेलकम दे रहा है। If you need to access this mode remotely, use the following program. Install vSphere client software after running the install. Start the client and log to the in this host. इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो यहाँ से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसके क्लाइंट के थ्रू इसको एक्सेस करो, या फिर आप इसको vCenter के थ्रू एक्सेस करो, या फिर आप कमांड लाइन के थ्रू जो पुट्टी नाम का जो सॉफ्टवेयर होता है उससे हम SSH करते हैं, टेलनेट करते हैं, R लॉगिन करते हैं, सीरियल कनेक्ट करते हैं, या उससे भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वो नीचे देखो इतनी सारी चीज़ बताई गई है। अगर आप चाहते हो कि क्लाइंट से लॉगिन लेना है तो डाउनलोड vSphere क्लाइंट। अगर आप इसको vCenter से एक्सेस करना चाहते हैं तो नीचे डाउनलोड VMware vCenter सर्वर आ रहा है। मैंने कहा था ना मल्टीपल हाइपरविजर होंगे बट इनके ऊपर एक मैनेजर होगा, तो दैट इज़ योर vCenter। ठीक है, अब उस vCenter को एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, vSphere क्लाइंट चाहिए। भाई vSphere क्लाइंट की एक लिमिटेशन है कि अगर आपके मल्टीपल ESX सर्वर लगे हुए हैं तो वी क्लाइंट एट अ टाइम पे किसी एक ESX सर्वर को लॉगिन ले सकता है, मल्टीपल ESX सर्वर पे सेम टाइम पे वो लॉगिन नहीं ले पाएगा। मतलब एक म्यान में एक ही तलवार आएगी, कहने का मतलब ये है vSphere क्लाइंट से। vSphere क्लाइंट के अंदर इस तरह की लिमिटेशन से तो फिर तो हमारा काम हो नहीं पाएगा, फिर इसीलिए हम vCenter बनाते हैं। vCenter के हम vCenter पे पहले लॉगिन लेते हैं vSphere क्लाइंट से। vSphere क्लाइंट एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें एक्सेसिबिलिटी देता है, लाइक पुट्टी एक सॉफ्टवेयर है जिससे कि हम कमांड लाइन की एक्सेसिबिलिटी देता है। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं। तो vSphere क्लाइंट भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि ESXi सर्वर का सारा कंसोल इस पर आ जाता है, या फिर vCenter सर्वर का सारा कंसोल इस पर आ जाता है। सिंपल से वर्ड्स में मैं कहना चाहूँगा ताकि आपको ये चीज़ समझ आए, क्योंकि कुछ एडवांस वर्ड्स यूज़ होंगे तो फिर वो चीज़ें ऊपर जाती हैं। तो सिंपल में जितना समझ आएगा उतना अच्छा है, फिर मैं उसको थोड़ा हैवी करता जाऊँगा धीरे धीरे करके। अब क्या होगा कि vCenter सर्वर टॉप में होगा, vSphere क्लाइंट यहाँ होगा। vSphere क्लाइंट से vCenter सर्वर पे आप लॉगिन लेंगे। जब उस पर आप लॉगिन ले लेंगे तो उसके बाद जितने भी ESX सर्वर्स होंगे उन सबको उसमें ज्वाइन कराएंगे, इसमें vCenter में एक एक करके ज्वाइन कराएंगे। तो मैनुअली कराना पड़ेगा, कमांड लाइन से करना चाहे तो वो भी बता देंगे। तो इसको जब ज्वाइन कराएंगे वो भी मैनुअली होगा, बिकॉज वो भी CLI कमांड देनी पड़ेगी, देन इट वर्क। उसको जब ज्वाइन करा देंगे आप इसे, तो उसके बाद आप vCenter सर्वर से बैठ के सर्विसेज स्टार्ट कराओगे। किस पे वर्चुअल मशीन बननी चाहिए, किस वर्चुअल मशीन को एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे मूव करना चाहिए, उसके डेटा को मूव करना चाहिए, तमाम सारी चीज़ें फिर उसका पूरा प्रैक्टिकल रहेगा हमारा। अभी आप क्या करते हैं, एक वर्क स्टेशन बना देते हैं, सिंगल कंसोल, उसी पे वर्चुअल मशीनें बना रहे हो। और भाई अगर मशीन ही बैठ गई फिर क्या करोगे, बट वहाँ पे आपके पास इससे ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सेस उसको मैनेज करने का बहुत बड़ा एक इन्वायरमेंट मिल जाएगा। तो इंडस्ट्री उसी इन्वायरमेंट पे काम करती है। चले आगे यहाँ से। अब हम इसको vSphere क्लाइंट से एक्सेस करेंगे। vSphere क्लाइंट की एक सेटअप फाइल होगी, उसको इंस्टॉलेशन कर लेना, वो मैं आपको इंस्टॉलेशन करके दिखा दूंगा। एक इंस्टॉलेशन होने के बाद vSphere क्लाइंट करीबन 300 से 400 MB की, शायद 200 या 300 MB की फाइल होती है, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इसका, वो चेक करना पड़ेगा कितना साइज है इसका। ये आपको vSphere क्लाइंट आएगा। अच्छा, vSphere क्लाइंट के अंदर मैं आपको एक क्लैरिफाई कर दूं कि vSphere क्लाइंट के अंदर सारी फीचर अब हटा दिए जा रहे हैं, मतलब जितने फीचर्स हैं वो लिमिटेड है। अगर फुली फीचर चाहते हैं तो इसके वेब क्लाइंट के थ्रू उसको एक्सेस करना होगा। बट ESX सर्वर को वेब क्लाइंट से हम जो एक्सेस करते हैं सिर्फ उस पर सिर्फ एक डमी पेज बनकर आता है, उसमें पूरा कुछ मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। बट vCenter सर्वर का पूरा मैनेजमेंट होता है। जैसे IIS सर्वर आप इंस्टॉल कर देते हो, उसके बाद कोई वेबसाइट होस्ट करते हो तो वेब ब्राउज़र से सारी सेटिंग्स चेंज करते हो। आजकल जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं वो ज़्यादातर वेब बेस्ड आ रहे हैं। उसका एक रीज़न ये है क्योंकि आपको आपके हार्डवेयर के ऊपर जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे उससे इंस्टॉलेशन से आपके लाइसेंसिंग और दूसरा उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी। कुछ ऐसे यूज़र्स होते हैं जिनके पास वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है तो वो रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ज़्यादातर इंडस्ट्री वेब की तरफ मूव करती है, वेब या फिर CLI। वेब फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि वेब ब्राउज़र हर मशीन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है। अब सिर्फ वेब ब्राउज़र उस लेवल का होना चाहिए जो उस सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लाइंस के इक्वलेंट मैच करे। अगर वो उस कॉम्प्लाइंस के अकॉर्डिंग मैच नहीं करेगा तो वो मशीन उसकी सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे इस मशीन पे मैंने एक वेब ब्राउज़र तो इंस्टॉल्ड है बट इसके अंदर एडोब फ्लैश प्लेयर इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि इस सर्वर को एक्सेस करने के लिए फ्लैश प्लेयर पर वो चीज़ें चलेंगी, या फिर जावा नहीं है, जावा होनी चाहिए। तो वो लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल होनी चाहिए, देन यू कैन परफॉर्म द सॉफ्टवेयर, तभी परफॉर्म कर सकते हो सॉफ्टवेयर के ऊपर।
तो वेब क्लाइंट जो होगा वो आज की डेट में 5.0 के बाद जितनी भी सर्विसेज हुई हैं, नई सर्विसेज जो भी लॉन्च होती हैं, नए प्रोडक्ट के नए फीचर्स जो लॉन्च हो रहे हैं, वो सारे के सारे आपको वेब ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करना होगा। तो वेब ब्राउज़र से कैसे एक्सेस करेंगे वो हम लिटरली आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी हम जो करने जा रहे हैं vSphere क्लाइंट से करने जा रहे हैं। vSphere क्लाइंट ESX सर्वर भी अगर आपका 5.5 है तो आपका vSphere क्लाइंट भी 5.5 होना चाहिए। अगर आप 5.1 के ऊपर इसका लॉगिन लेने जा रहे हैं तो वो एरर देगा, वो बोलेगा कि पहले vSphere क्लाइंट आप वर्जन उसके अकॉर्डिंग अपग्रेड करो, उसके सही प्लेटफॉर्म पे आओ, तभी उसको एक्सेस देगा, अदरवाइज उसको एक्सेस नहीं देगा। In vSphere 5.5, all new vSphere features are available only through the vSphere web client. Traditional vSphere client will continue to support the same features set as a vSphere 5.0, but exposing any of the new feature in vSphere 5.5, vSphere client still is used for the vSphere update manager, the host client, and along a few solution of site recovery manager. मतलब अभी भी इसके अंदर चीजें हैं लाइक सारी सर्विसेज अब फुली एक्सेसिबिलिटी, फुली कॉन्फ़िगरेशन वेब को दे दी गई है, बट इससे भी एक्सेसिबिलिटी बची हुई है लाइक यम जिसको बोलते हैं vSphere अपडेट मैनेजर, या फिर होस्ट क्लाइंट अलोंग विद द फ्यू सॉल्यूशन ऑफ साइट रिकवरी। कोई आपकी साइट ही डाउन हो गई है, उस साइट को पूरा रिकवर करके खड़ा कर देना, तो वो सारा सारा डिजास्टर रिकवरी हम उसको बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले हम इसमें यूज़र नेम लिखेंगे, किसका यूज़र नेम, हमारा यूज़र नेम से पहले ऊपर आईपी और नेम आ रहा है, तो आईपी और नेम में किसका आएगा, उस ESX सर्वर का। तो ESXi सर्वर का आईपी एड्रेस 172.16.22 है, तो उसका यूज़र नेम है रूट और पासवर्ड है 123@India और एंटर मारेंगे और लॉग इन करेंगे। तो ये सर्टिफिकेट वार्निंग दे रहा है, इसको मैं इग्नोर करूँगा क्योंकि ये हर बार वार्निंग इसलिए देगा क्योंकि इसमें सर्टिफिकेट जनरेट नहीं है, और अनसिक्योर सिस्टम पे अगर ये एक्सेस होगा तो वो सर्टिफिकेट का एरर शो करेगा ही करेगा। सर्टिफिकेट जनरेट करना, कैसे बनाना, इसका सेकंड मॉड्यूल होता है दैट इज ए VCAP। उसके अंदर हम लोग उसमें कैंडिडेट को बनाना सिखाते हैं सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे और कैसे अपने vCenter या ESX पे कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। देन एवोल्यूशन लाइसेंस विल बी एक्सपायर इन 60 डेज। ये मैसेज आ रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको ओके बटन प्रेस करके बाहर जाएंगे। लेफ्ट साइड में आपकी ESX सर्वर्स होंगे और राइट साइड में आपका समरी का एक टैब आ रहा है, बट समरी के टैब के जरा ऊपर देखो zone.esxi1, ये हमने नाम दिया था अगर याद होगा, जो VMware ESX 5.5 ये रिलीज वर्जन है। इसमें रिलीज वर्जन के अंदर क्या होता है कि 5.5 पे से ये नंबर लिखा होता है, इसमें पैचेस अपडेट्स होते हैं सारे सारे, जैसे जैसे पैच अपडेट करते जाओगे नंबर इंक्रीज होते जाएंगे, तो वो नंबर ऑफ अपडेट्स के अकॉर्डिंग भी होता ही है। एवोल्यूशन वर्जन है 60 डेज इज रिमेनिंग दिखा रहा है, 60 दिन के बाद तो ये खत्म हो जाना है, कोई बात नहीं, 60 दिन तक तो हमारा बहुत सारा काम निकल चुका होगा, नहीं तो हम लोग लाइसेंस तो पढ़ा ही हुआ है, मैं डाल दूंगा उसमें एक्टिवेट हो जाएगा, क्रैक पड़ा हुआ है मेरे पास इसका। मैन्युफैक्चर VMware INC, मॉडल है VMware वर्चुअल प्लेटफॉर्म। CPU वर्चुअल प्लेटफॉर्म का मतलब हो गया कि आपने वर्क स्टेशन के ऊपर इसको इंस्टॉल किया है या फिर किसी ऐसे जो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर होती हैं तो उसके ऊपर आपने ये सर्वर क्रिएट किया है। फिर उसके बाद आता है CPU में 2 CPU हैं और 2 CPU की जो क्लॉकिंग है 2.394 है, मतलब 2.39 का मतलब हो गया 2.40, तो 2.40 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना बनेगा 4.80 गीगाहर्ट्ज़ टोटल कैप बनती है हमारे पास। टोटल कैप कितनी बनेगी 4.8 गीगाहर्ट्ज़ बनती। उसके बाद प्रोसेसर इंटेल कोर i5, क्योंकि मेरे लैपटॉप का CPU उठा रहा है वो तो वैसे ही, क्योंकि वर्क स्टेशन तो वही आगे स्विच ओवर कर दिया। एवोल्यूशन मोड में है, एवोल्यूशन मोड का मतलब ये होता है कि वो लाइसेंस 60 डेज के कारण ही एवोल्यूट में पड़ा हुआ है। प्रोसेसर सॉकेट, हमने एक सॉकेट लिया था, मतलब एक प्रोसेसर में 2 कोर रखे थे, तो टोटल कितने CPU हो गए, 2 ही हो गए हमारे पास। हाइपर थ्रेडिंग इनएक्टिव, मतलब एक्टिव नहीं है, हाइपर थ्रेडिंग सर्विस होती है जो मल्टीपल CPU से मिलकर एक प्रोसेस काम करती है, मतलब मल्टीपल CPUs मिलकर एक ही टास्क को परफॉर्म करेंगे जिससे उसकी प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। NIC इसमें बाय डिफॉल्ट एक है इसलिए एक दिखा रहा है। स्टेट कनेक्टेड दिखा रहा है। वर्चुअल मशीन टेम्पलेट, वर्चुअल मशीन्स क्या होंगी और टेम्पलेट्स क्या होंगे ये भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे और बना के भी देखेंगे इनको, और उनसे वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करेंगे टेम्पलेट से। तो ये भी 0 दिखा रहा है। vMotion देयर इज नॉट अवेलेबल। vMotion जो होता है कि सर्वर से दूसरे सर्वर पे वर्चुअल मशीन को मूव कराना। EVCs इनहांस vMotion कैपेबिलिटी, ये भी हमारी डिसेबल्ड है क्योंकि CPUs फैमिली सेम फैमिली के होने चाहिए तब ये काम हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और उसके बाद होस्ट कन्फिगर FT इज ए फॉल्ट टॉलरेंस, मतलब 100% आपकी वर्चुअल मशीन चलती रहे, बेशक फिजिकल सर्वर बंद हो जाए बट आपकी वर्चुअल मशीन चलती रहेगी, बंद नहीं होगी, तो वो FT से होगा हमारा। एक्टिव टास्क में होस्ट प्रोफाइल अभी हमने कोई क्रिएट नहीं की है, इमेज प्रोफाइल में कोई कस्टमाइजेशन नहीं है हमारी। प्रोफाइल कॉम्प्लाइंस भी नॉट अवेलेबल है। डायरेक्ट इनपुट आउटपुट हमारा वो भी हमने कोई भी कन्फिगर नहीं किया है, तो वो सारी चीज़ें भी डिसेबल्ड है। CPU रिसोर्सेज में देखो CPU 162 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ हो रहा है क्योंकि मैंने ना 4.8 समथिंग गीगाहर्ट्ज़ हमारे पास है फिलहाल अभी टोटल।
रैम है 4 GB, जिसमें से इतनी GB रैम कंज्यूम हो चुकी है, मतलब 1 GB से ज़्यादा कंज्यूम हो चुका है जो ESXi सर्वर ने यूज़ किया। डेटा स्टोर, मैंने कहा था कि जब भी आप सिस्टम के अंदर 5 GB से लेस देन अगर कोई भी डेटा स्टोर आप बनाते हो, कोई भी हार्ड डिस्क लेते हो, इंस्टॉलेशन टाइम में 5 GB से लेस देन रखते हो, तो आपको डेटा स्टोर खुद क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब आपको वो डेटा स्टोर इसमें ऐड करना पड़ेगा। क्रिएट तो वह हो ही चुका है, बट उसको ऐड करके दिखाना पड़ता है। नॉर्मली वो नहीं होता है, उसमें एरर आएगा कि देयर इज नो डेटा स्टोर इज अवेलेबल टू क्रिएट एनी वर्चुअल मशीन, क्योंकि इसको तसल्ली हो जाएगी कि भाई इसके अंदर कोई एक डेटा स्टोर है जिसमें आप डेटा रख सकते हो, बट वो 5 GB से लेस देन स्पेस रखने पर उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं देता कि 5 GB तो मिनिमम होना चाहिए। अगर 5 GB से लेस देन है तो आपको वो ऐड करना पड़ेगा मैनुअली। वो कैसे ऐड करेंगे वो मैं तरीका बताऊंगा आपको आगे। तो इसमें जो कैपेसिटी है 1 GB दिखा रहा है फिलहाल अभी, इसमें से फ्री स्पेस ये कंज्यूम किया है जो भी हमने दिया होगा, बट अगर वो पूरा दिखा रहा है। नेटवर्क में जो भी वर्चुअल मशीन बनेगी तो उस पर एक नेटवर्क मिलेगा। सिमिलरली जब विंडोज इंस्टॉलेशन करते हो, जैसे आपने शायद विंडोज सर्वर 2003 या विंडो XP कोई भी करते हैं या विंडो 7 भी करें, तो बाय डिफॉल्ट वर्क ग्रुप में जाती है मशीन। तो सिमिलरली ऐसे ही VM के अंदर जो भी वर्चुअल मशीन बनेगी तो उसका वर्क ग्रुप तो होगा, बट वो नेटवर्क का मेंबर किसका होगा? VM का नेटवर्क मेंबर होगा। ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंस की सारी फैसिलिटी अब कुछ है नहीं, तो इसको कोई समझने का फायदा नहीं है। होस्ट मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ vCenter सर्वर के थ्रू ही मैनेज करने का, मैनेज दिस होस्ट थ्रू द VM vCenter। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो vCenter के लिंक की तरफ रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है, वो अपना काम कर रहा है। देखो VMware साइट पर जा रहा है, प्रोडक्ट डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, देखो डाउनलोड में सीधा चला गया। नाउ यू नीड ए फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेस फॉर योर अकाउंट। उसके लिए आपको अकाउंट एक्सेस चाहिए होगा, देन उसके बाद ही आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। आई थिंक ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। नाउ वर्चुअल मशीन्स, जो वर्चुअल मशीन इस ESX सर्वर पे क्रिएट करोगे उन सभी की लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ आएगी। ठीक है, उन सभी की इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखा देगा। रिसोर्स एलोकेशन, कई बार क्या होता है कि रिसोर्स को एलोकेट करना, किसी वर्चुअल मशीन को अगर आपने असाइन कर दिया कि भैया इसको 512 रैम रहेगी और इसका क्लॉकिंग जो रहेगा 32 मेगाहर्ट्ज या फलाना मेगाहर्ट्ज आपने डिफाइन कर दिया, तो वो एक रिजर्वेशन दिखाएगा कि CPU में है या मेमोरी में या स्टोरेज में। तो वो यहाँ पर आपको रिसोर्स एलोकेट किस किस वर्चुअल मशीन को कितना किया है वो सारी लिस्टिंग यहाँ पर शो कर देगा। परफॉर्मेंस, ग्राफ से रिप्रेजेंट करना, हर चीज का ग्राफ दिखाएगा। मतलब CPU का हो गया, रैम का हो गया, डिस्क का हो गया, नेटवर्क का हो गया, स्टोरेज का हो गया, जिसका दिखना चाहें सबका दिखाएगा। तो स्विच टू, ये राइट साइड में एक ऑप्शन आ रहा है स्विच टू, किस पे जाना चाहते हैं। देखो CPU, डेटा स्टोर, डिस्क, मेमोरी, नेटवर्क, पावर, स्टोरेज, अडेप्टर, स्टोरेज पाथ, वर्चुअल फ्लैश, vSphere एप्लीकेशन, इतनी सारी चीजें। किसी को पकड़ लो, लाइक CPU पकड़ लिया मैंने। CPU पकड़ने के बाद CPU 2 है मेरे, क्योंकि मैंने इसमें 2 CPU रखे थे। तो CPU 0 नंबर जो CPU है, इस 0 नंबर को सिलेक्ट करूंगा तो 0 हाईलाइट हो रहा है, इसका एवरेज कम एक्सेस हो रहा है। बट जो 1 नंबर का यूजेज है वो उसका भी एक्सेस थोड़ा कम ही हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मैक्सिमम है 17.23 और 15.13 ही परसेंटेज यूज हो रहा है। तो ऑन एवरेज 4% और 3.25% यूज हो रहा है CPU। 2 कोर काम कर रहे हैं ना उसके अंदर, एक कोर इतना कर रहा है, एक कोर इतना कर रहा है, तो वो सारी चीज दिखाएगा। टोटल इन यूज इन मेगाहर्ट्ज में दोनों को कैलकुलेट करके दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? 774 मैक्सिमम है, तो इतने एवरेज ऑफ जा रही है, जिसमें लेटेस्ट इसका 134 मेगाहर्ट्ज यूज हो रहा है और 179। अब वो देख लो ना, समरी में जाकर देख सकते हैं हम लोग 179 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको धीरे धीरे समझ आनी शुरू हो जाएंगी कैसे कैसे काम कर रहा है। ये टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है। देखो जब मैं माउस को इस पे लेके जाऊंगा तो ये इस टाइम पे कितना था, यूज मेगाहर्ट्ज था 172 जब ये इनिशियलाइज हुआ, और उसमें 3.69% ये था, 1.4.2 अलग है, 0.3% अलग है। तो दोनों CPUs की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। कॉन्फ़िगरेशन, जिसको बोलते हैं CIM स्टैंड फॉर कॉमन इंफॉर्मेशन मॉडल। जो API एप्लीकेशन है इसको इनहेरिट कर लिया जाता है। CIM स्टैंड फॉर कॉमन इंफॉर्मेशन मॉडल। ठीक है जी। CIM बेसिकली एक तरह का ऐसा प्रोडक्ट है जो CIM एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लाइक जैसे HP के सर्वर में जाओगे तो उसके ग्राफिक के अकॉर्डिंग होगा, ये CPU, ये रैम, ये सब कुछ, फैन स्पीड, ये होना सब कुछ दिखाता है। ऐसे ही IBM दिखाता है अपने, और ऐसे ही HP दिखाता है। आप कंपनी से कोई लैपटॉप परचेज करते हो, अच्छा कभी सुना है कि लैपटॉप असेंबल भी होते हैं मार्केट में, ऐसे भी होते हैं जो लोकल बनाते हैं, लाइक जैसे डेस्कटॉप बनते हैं ऐसे ये भी बनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वेंडर्स हैं जो कि इस तरह के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। लाइक वो लोग भी
प्रोडक्ट देते हैं, सेल करते हैं। लाइक IBM का अगर लैपटॉप खरीदने जाओगे तो IBM की स्पेसिफिकेशन डिस्प्ले आएगा, IBM की सारी चीज़ें उसमें होंगी। HP का लोगे तो HP के अकॉर्डिंग, जैसे मेरा लैपटॉप HP का तो HP का दिखाएगा, अगर डेल का हो तो डेल का, दैट इज ए CI इन्फॉर्मेशन। तो सिमिलरली हर ESXi सर्वर को बनाकर बेचने वाली कंपनियां ये भी होती हैं, ये भी कंपनीज डील करती हैं, लाइक HP, IBM या फिर आपका कोई भी हो सकते हैं, डेल भी हो सकता है। तो ये सारे सारे अपने ये बने बनाए ESX सर्वर, या फिर सर्वर में दो तरह के सर्वर्स होते हैं, वन इज अ टावर बेस्ड सर्वर, सेकंड इज अ रैक माउंटेड, जिसको हम ब्लेड कहते हैं, हम लोग जिसको हम ब्लेड कहते हैं, उसके थ्रू भी वो आप उसको माउंटेड कैसे होगा? टावर तो ये वाले हो गए जैसे टावर नॉर्मल मशीन टावर होती हैं। ब्लेड में क्या होता है, एक बिल्कुल ही स्लीट जैसे राउटर होते हैं ऐसे करके स्लीट टाइप में होंगे, दैट इज अ रैक बेस्ड होते हैं, जिसको हम चेसी बेस्ड भी कह सकते हो, या फिर उसको बोलते हैं ब्लेड कहते हैं स्पेसिफिकली। ब्लेड में क्या होता है, रैम CPU सब कुछ होता है, सिर्फ उसको लगाओ, पावर ऑन करो, वो रेडी है यूज़ के लिए। प्री इंस्टॉल सब कुछ देते हैं, नहीं तो इंस्टॉल कर सकते हो अपना, चेंज करना चाहो तो। ESXi सर्वर। हाँ जी। उसके अकॉर्डिंग वो लाइसेंस वाइसेंस का सारा कुछ स्यापा उन्हीं का होगा ना, हमारा तो कोई चक्कर ही नहीं, कभी लाइसेंस उससे खरीदो, हार्डवेयर उससे खरीदो, मतलब कंपैटिबिलिटी बैठे ना बैठे, परफॉर्मेंस आए ना आए, तो ठीक है यार, IBM का पकड़ लो, HP का पकड़ लो, डेल का पकड़ लो, ये प्रोडक्ट पहले से ही दे रहे हैं, इनके सब कुछ कंपैटिबिलिटी, इनके सारे ड्राइवर सब कुछ अपडेट इनके पास पड़े हुए हैं, तो सीधा इससे कांटेक्ट करो, वो तुम्हें दे देगा। तुम यहाँ खरीदोगे, अनबैलेंस्ड वे होगा। सेकेंडली कॉस्ट का पता नहीं कितनी कॉस्ट है, 3 बंदे हैं, तीनों की तीनों कॉस्ट मेजर कर लो, चेक कर लो किसकी सबसे बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन और बेस्ट प्राइस जो दे रहा है, आप उसी से कंसिडर करेंगे, लेना पसंद करेंगे। सिंपल सी बात है, जो नॉर्मल नेचुरल वे में होता है। तो अब इस सेंसर में आपको लिस्ट ऑफ हार्डवेयर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आएगी। स्टेटस में ये नॉर्मल होने चाहिए। अगर यहाँ वार्निंग या रेड कलर का मार्क आ रहा है तो इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस इसका हीटअप है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस नीचे आ चुका है, तो आप उस चीज़ों को आपको फटाफट चेक करना होगा। लाइक प्रोसेसर में सारे नॉर्मल हैं, सॉफ्टवेयर में सारे सारे नॉर्मल से सारी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर मैंने बताया था, मैंने 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का कोर i5 है, एक सॉकेट के अंदर 2 कोर हैं, तो 2 CPU आपको नजर आ रहे हैं। बेसिकली इसके अंदर दो कोर होंगे फिजिकली और 4 थ्रेड होंगे इसमें, ठीक है ना। और मैन्युफैक्चर VMware, ये देखो लिखा आएगा सारा का सारा, ठीक है ना। ऐसे मेमोरी में भी लिख सकते हैं, रैम के अंदर भी केस ऐसे आ रहे हैं। स्टोरेज में आपका लोकल स्टोरेज आ रहा है, ये आप देख रहे हैं। डिवाइस पे उसको क्लिक करेंगे हम लोग तो यहाँ पर उसकी डिटेल आएगी। देखो इसमें 2 तरह की चीज़ें कनेक्टेड है, एक तो लोकल VMware डिस्क, देख रहे हो, ये डिस्क जो कनेक्टेड है दैट इज 6 GB की कैपेसिटी की डिस्क है आपकी। कितनी GB की है, 6 GB की है, ठीक है। सेकेंड इज योर लोकल न्यू VMFS CD-ROM से भाई बूट कराया था ना, याद है बायोस में हमने एक सॉफ्टवेयर लगाया था, तो CD-ROM भी कनेक्टेड है। फ्लॉपी कर लगी होती तो फ्लॉपी भी शो कर देता है, बट हमने 2 ही चीज़ इसमें लगाई है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, CD-ROM दिखा रहा है। तो इसमें 2 डिवाइस हमारे कनेक्टेड है। तो अब डेटा स्टोर में जाते हैं। 6 GB की डिस्क में से इसने जो कंज्यूम कैपेसिटी जो दिखा रहा है 1 GB दिखा रहा है, बट उसमें से 891 समथिंग फ्री कर रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि नियर अबाउट 200-300 MB के आसपास इसने फाइलें कंज्यूम की है, इसमें की होंगी जो इसने की होंगी नियर अबाउट। अब नीचे देखो कितना दिखा रहा है, 1 GB की कैपेसिटी शो कर रहा है, जिसमें से यूज हुआ है 134 MB। मैं तो ज़्यादा बोल गई तो कम है, बल्कि यूज इतना हुआ, फ्री इतना बचा हुआ है, तो वो इतना दिखा रहा है। बाकी जो स्पेस है वो स्टोरेज के लिए छोड़ दिया उसने, उसमें डेटा स्टोर कर सकते हो आप, ठीक है ना। ओके, अगर ऐड नहीं होता है यहाँ से, अगर ये ऐड नहीं होता है फॉर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, अब इसको ऐड यहाँ से करेंगे, ऐड स्टोरेज डिस्क लर्न, तो यहाँ नेक्स्ट बटन प्रेस करने के अब वो यहाँ लिस्ट में लिखा था, अगर वो ऐड नहीं होता तो वो यहाँ लिखा था। अगर 5 GB से नीचे का स्पेस अगर होता तो वो यहाँ पे लिखा था, यहाँ से क्लिक करके नेक्स्ट करते, फिर नेक्स्ट और फिनिश कर देते, फिर वो यहाँ पर आ जाता, ये ऑटोमेटिक ऐसे डेटा स्टोर बन जाता है। बट इसने 5 GB से ज़्यादा का स्पेस लिया तो इसलिए डेटा स्टोर इसमें शो कर रहा है, ठीक है बस। नेटवर्किंग के अंदर आपको राइट साइड में नजर आएगा फिजिकल अडेप्टर और राइट साइड में नजर आएगा वर्चुअल नेटवर्क। तो वर्चुअल नेटवर्क के लिए सबसे पहले बनाया मैनेजमेंट नेटवर्क मैंने भी जिक्र छेड़ा था मैंने भाई, 2 IP हैं, 172.16.0.22 और एक का 10.4। तो ये देखो मैनेजमेंट नेटवर्क नाम दिया गया इसको, VM कर्नल 0 जिसको IP एड्रेस नहीं दिया गया। VM नेटवर्क वो होगा जिसमें सारी वर्चुअल मशीनें इसी में आएंगी, सारी इस नेटवर्क की मेंबर बनेंगी, और ये सारे के सारे फिजिकल एक ही अडेप्टर से कनेक्टेड होंगे। मतलब ESXi सर्वर का एक फिजिकल NIC स्विच के साथ कनेक्टेड होगा, उस फिजिकल NIC नंबर 0 से सारा ट्रैफिक बाहर निकलेगा, इन सभी वर्चुअल का भी, मशीनों का भी, और इस मैनेजमेंट नेटवर्क का भी, ठीक है जी। अब उसके बाद
आता है स्टोरेज अडेप्टर। स्टोरेज अडेप्टर को के लिए हमें स्टोरेज ऐड करनी पड़ती है, और वो ऐड करने के लिए हमें स्टोरेज कैसे बनाएं वो आगे जाकर थोड़ा एडवांस में आता है। ये सारे के सारे एच हैं। एच का मतलब होता है होस्ट बेस्ड अडेप्टर। ये सारे के सारे एच आपको नजर आएंगे। देखो VMHBA, VMHBA, VMHB, यूजर है VMware होस्ट बेस्ड अडेप्टर, जो VMware इनको एक अडेप्टर दे रहा है कि आप इसके थ्रू कनेक्टेड रहो और इससे हम लोग कनेक्टिविटी लेंगे हम लोग। नेक्स्ट आता है नेटवर्क अडेप्टर। आपने फिजिकली एनआईसी तो एक ही कनेक्ट किया है, तो वह एनआईसी नंबर 0 आ रहा है। अच्छा, एक मेरे साथ अभी थोड़ा टाइम पहले, क्योंकि बहुत टाइम पहले की तरफ बात, थोड़ा टाइम तो नहीं हुआ क्या कि हम एक ESX सर्वर को डिप्लॉय कर रहे थे, और ESX सर्वर की इंस्टॉलेशन सब कुछ हो जाती। जब एनआईसी देखते चला, एनआईसी नहीं मिलता हमें, क्योंकि उसमें एनआईसी एक आता और उसमें 3 एनआईसी लगे हुए थे। एक एनआईसी इंटेल का था, बाकी 2 एनआईसी रियल टेक के थे। अब ये प्रॉब्लम आनी शुरू हुई कि भाई अब ये क्या करे कि इसके एनआईसी आ नहीं रहे। सारी जग मतलब दिमाग खूब लगाया, कमांड चलाकर देखी CLI में जाकर, वहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा। फिर ध्यान दिया कि क्या इसका ड्राइवर तो नहीं उठा रहा। जैसे नॉर्मली आप विंडो तो इंस्टॉल करते हो, बट विंडोज़ के अंदर ड्राइवर डेटाबेस में वो ड्राइवर नहीं होगा उस हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स का, तो वो ड्राइवर इंस्टॉल तो होगा नहीं ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए हमें विप फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है। हाँ जी, वो एक तरीके से एक ऑफलाइन बंडल भी कह सकते हो उसको, जो कि ऑफलाइन बंडल ड्राइवर्स के होते हैं। ये तो वो डाउनलोड करो, या फिर विप फाइल डाउनलोड करो, जो कि इसका एक डेटाबेस होता है जिसमें ये सिर्फ विप फाइल को ही फॉलो करता है, या फिर ऑफलाइन बंडल को फॉलो करता है, जो कि जिप में होता है हमेशा। हमें क्या करना पड़ता है, जो इसकी इमेज होती है, जो ISO इमेज है, उसको एक VMware का एक सॉफ्टवेयर आता है, दैट इज ए इमेज बिल्डर के नाम से। उस इमेज बिल्डर में पहले उस इमेज को हम पहले सोर्स डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद डिफाइन करते हैं दूसरा ऑप्शन आता है कि किस ड्राइवर को इस इमेज में डालना चाहते हो। फिर हमें वो विप फाइल या ऑफलाइन बंडल को हमें लोकेशन डिफाइन करनी पड़ती है कि भैया इस लोकेशन पे ये वाली फाइल है, इसका हम पाथ दे देते हैं ब्राउज करके, जो पाथ सिंपली होता है। फिर तीसरा लोकेशन आता है कि इन दोनों को मिलाकर रिकम्पाइल करके नया इमेज बनाएगा। तो जब वो इमेज उसमें कंपाइल हो जाती है, तो उस इमेज को तैयार हो जाती है। फिर उस इमेज को दोबारा पेन ड्राइव में राइट करके फिर लगाओ, फिर उसकी इंस्टॉलेशन करो, तो वो ड्राइवर भी उसमें थर्ड पार्टी ऑपरेटिंग सिस्टम में करके दिखाना पड़ता है। थर्ड पार्टी में तो करना ही पड़ेगा, लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडो ही कुछ तो चाहिए जिसमें उस इमेज को चला कर देखी जाए। मैं लैपटॉप तो सबके पास ही होता है, फिर इसी भी करना पड़ेगा। वो मैं करके दिखा दूंगा कैसे होता है, छोटा सा चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो आपको भी कहीं ड्राइवर्स अगर ना मिले किसी हाइपरविजर सर्वर पे, देन यू कैन इजीली इंस्टॉल, आप उसको कर सकते हैं उसमें। एडवांस सेटिंग्स। एडवांस सेटिंग्स के अंदर एक ऑप्शन आता है इसमें, डायरेक्ट इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन। जो हार्डवेयर आपका डायरेक्टली लगा हुआ है आपकी ESX सर्वर पे, उसको डायरेक्टली आप वर्चुअलाइज के अंदर प्रोवाइड करना चाहते हैं। मतलब कैसे, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि देयर इज ए नंबर ऑफ 3 एनआईसीज। इस पर 3 एनआईसीज हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी एक ESX सर्वर पे। एक पर्टिकुलर ESXi सर्वर पे हमारे 3 एनआईसी एग्जिस्ट करेंगे। इसके 3 एनआईसी हैं। एक है एनआईसी नंबर 0, एक है एनआईसी नंबर 1 और एक है एनआईसी नंबर 2। और कनेक्टिविटी आपने एक ही एनआईसी इस स्विच के साथ भी कर रखी है, इसकी इस स्विच के साथ भी कर रखी है, और इसकी इस स्विच के साथ भी कर रखी है। बट जो मैनेजमेंट पोर्ट है, जो VM कर्नल पोर्ट है, वो ये वाला पोर्ट है, मैनेजमेंट पोर्ट, MGMT कर दिया है, ठीक है। और इसका जो IP एड्रेस है वो है 172.16.0.22। ये दो पोर्ट जो कनेक्टेड तो हैं बट यूज नहीं हो रहे। ये दो पोर्ट जो है NIC1 और NIC2 यूज नहीं हो रहे हैं। आपने यहाँ पे वर्चुअल मशीन बनाई, एक VM बनाई और एक और बनाई VM2। VM1 और VM2 का जो डेटा है वो ट्रैवल करके एक ही पोर्ट पर आएगा। भाई इन दोनों का डेटा एक से ट्रैवल होता हुआ इसी NIC से जा रहा है, तो इसी NIC से ट्रैफिक ट्रैवल करेगा। डायरेक्ट इनपुट आउटपुट का मतलब ये होता है कि कोई भी रिसोर्सेज को डायरेक्टली आप हार्डवेयर को सीधा वर्चुअलाइज में कनेक्ट कर सकते हो। मतलब मेरा ये जो NIC नंबर 2 है ये फ्री पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा।
और यहाँ पर जो NIC है इसको थ्रूपुट मिल रहा है करीबन 10 Gbps का थ्रूपुट है, मतलब 10 GB का पोर्ट है ये, क्योंकि सारे 10 GB के पोर्ट है। अब 10 Gbps के ऊपर अगर मेरी 10 वर्चुअल मशीनें बनी होंगी, मतलब 10 की 10 वर्चुअल मशीनें 10 Gbps के पोर्ट पे शेयरिंग कर रही है अपना ट्रैफिक, इसी लिंक से ट्रैफिक सबका निकल रहा है। इस पेड़ पड़े हुए इस लिंक को मैं चाहता हूं कि इसको इस वर्चुअल मशीन के अंदर डायरेक्टली कनेक्ट कर दूं, वो इसके थ्रू ना जाए, वो डायरेक्टली इसके थ्रू जाए। तो हम क्या करेंगे, इसे बोलते हैं डायरेक्ट इनपुट आउटपुट। हम इस वर्चुअल मशीन का जो NIC होगा वो हम इसके साथ एसोसिएटेड कर देंगे, मतलब उस वर्चुअल स्विच से हटाकर हम डायरेक्टली इसको फिजिकल से मैप कर देंगे। तो अब इस वर्चुअल मशीन को डायरेक्टली कितना मिलेगा, 10 Gbps का आउटपुट मिलेगा। भाई कई बार ऐसे होते हैं, कुछ सर्वर्स होते हैं जिनका बैंडविड्थ या स्पीड उनको ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ लिंक शेयर हो रहा है सबके बीच में। अब ऐसी कंडीशन के अंदर आया डायरेक्ट इनपुट आउटपुट, आप डायरेक्टली अपनी वर्चुअल मशीन को फिजिकल हार्डवेयर के साथ एसोसिएट कर दोगे, उसको पूरा का पूरा परफॉर्मेंस मिलेगा जो एक्चुअल में उसको चाहिए। आई थिंक बात समझ आ गई। जिसको बोलते हैं डायरेक्ट इनपुट आउटपुट, वो कॉन्फ़िगर करना होगा तब वो काम करेगा। उसके पावर मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट भी कंसेप्ट एक रखा गया कि भाई ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका हिंट दूंगा कि मैनेज करना है कि कितने कितने टाइम पर ये किस समय इसमें प्रोसेसिंग कम हो तो पावर कंजम्पशन ना हो। लाइक ये क्लस्टर के अंदर एक बहुत अच्छा एक फीचर आया DPM, जो इसी के साथ एसोसिएटेड है, DRS बेस्ड पावर मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं। उस कंसेप्ट में क्या होता है कि अगर 4 मेरे ESX सर्वर ऐसे लगे हुए हैं और चारों के चारों ESX सर्वर पे एक एक वर्चुअल मशीन चल रही है, तो चारों की एनर्जी तो बेफालतू में यूज हो रही है। वो क्लस्टर क्या करेगा, वो एनालाइज करेगा कि भाई चारों के चारों एक एक CPU यूज कर रहे हैं, रैम यूज कर रहे हैं और वर्चुअल मशीन तो एक एक आ रही है, क्यों ना इनमें से किसी तीनों की वर्चुअल मशीनों को ऑटोमेटिक शिफ्ट कर दिया जाए किसी एक सर्वर पे, जिसपे एक मशीन तो पहले से चली रही है वर्चुअल मशीन, 3 और मशीनें उठाकर उस पर डाल दी जाए कि एक ही मशीन का लोड लिया जाए पावर में, ताकि तीनों को आइडली सस्पेंड कर दिया जाए, मतलब आइडल रहेगी, वेकअप में रखेंगे। उसके लिए WL हमें यूज करना पड़ता है, वेकअप ऑनलाइन यूज करना पड़ता है। तो वो कंसेप्ट वहाँ पे ज़्यादा इंप्लीमेंट होता है, इसका इतना खास वो नहीं है, तो मैं इसको ज़्यादा मतलब हाईलाइट नहीं करूँगा। ठीक है, पावर मैनेजमेंट है इसका। लाइसेंस फीचर 60 डेज का एवोल्यूशन है और उसमें सारे ये प्रोडक्ट की फीचर्स दिखा रहा है ना। इट्स ए एंटरप्राइज लाइसेंस। टाइम कॉन्फ़िगरेशन, टाइम कॉन्फ़िगरेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आपके एंटायर नेटवर्क के अंदर एक NTP सर्वर एक बनाया जाता है। NTP का मतलब होता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, जो कि नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल आपके नेटवर्क में एग्जिस्ट करेगा और वहीं से ये टाइम सिंक करेगा। अगर टाइम आपके पास सेट नहीं है, ये टाइम कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो नाउ यू कैन इजीली कॉन्फ़िगर। प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, उसके बाद NTP क्लाइंट इनेबल करेंगे, इसके ऑप्शंस पे जाएंगे, ऑप्शंस पे जाने के बाद NTP सेटिंग्स में जाकर आपको ग्लोबली NTP सर्वर्स के IP मिल जाएंगे। काफ़ी सारे हैं ऐसे, मतलब लाइक मैं ढूंढ देता हूँ, एशिया NTP सर्वर लिस्ट, ये देखो ये आ गया। अब ये देखेंगे कि इंडिया का कौन सा है। इंडिया का ये रहा यार, ये बता रहा है IN लिखा रहा है ना, ये इंडिया का ये है। तो इंडिया, इसमें से ये वाला है सर्वर नंबर 2 इन डॉट पूल डॉट, ये देख रहे हो ना सारा सारा, ये सारा का सारा क्या है, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए उसको। ठीक है जी, और एक बार इसको ना रन पे जाकर NS लुकअप करके देख लेते हैं ज़रा, रीज़न कंफर्म हो जाएगा हमें ये। नहीं, ये इस नाम से नहीं है इसका मतलब, मिला तो है IP इसको। एक सेकेंड, इसको मैं इन कर देता हूँ, इनसे में चल जाएगा। इनसे आ रहा है, इनसे उठा रहा है वो, 2 नहीं आएगा। मैं वही चेक करने के लिए मैंने कहा था 2 वर्ड नहीं आएगा इसमें। एडिट कर देते हैं और इसके आगे ये लाइन हटा देते हैं। ओके, रीस्टार्ट NTP सर्वर, छोड़ो उसको, कौन रीस्टार्ट करें, ओके कर देते हैं उसको। ये देखो अभी ये स्टॉप्ड है, इसको स्टार्ट भी करना पड़ेगा। ऑप्शंस में जाकर यहाँ स्टार्ट करना, स्टार्ट मैनुअली करेंगे तो अभी हो जाएगा। स्टार्ट एंड स्टॉप विद द होस्ट, ये होस्ट के साथ हो हमेशा टाइम। या फिर स्टार्ट ऑटोमेटिकली इफ एनी पोर्ट आर ओपन, कोई भी पोर्ट ओपन करोगे अपने स्टार्ट हो जाएगा ये भी। तो वो नहीं करना, हम स्टार्ट एंड स्टॉप विद होस्ट के साथ करेंगे कि ESX सर्वर के साथ स्टार्ट हो। क्लिक करा, सर्विस स्टार्ट हो गई मेरी।
देखो स्टॉप और रीस्टार्ट एक्टिवेट हो गए और ओके किया। अगर यहाँ रेड कलर का हाईलाइट आ जाए तो इसका मतलब समझ जाना कि आपके इसमें कोई प्रॉब्लम है। अब देखो इसने खुद लिया 10-20 मिनट, टाइम तो दिया ही नहीं इसको मैंने, 6/2/2015 अपने आप लिया और इस सर्वर से ही अपडेट होता रहेगा टाइम। इस सर्वर से ग्लोबल इंटरनेट डीएनएस के है ना, कोई भी यूज़ कर सकता है इसको। डीएनएस एंड राउटिंग, आई थिंक डीएनएस एंड राउटिंग का तो नाम से पता लग गया होगा कि डीएनएस में डीएनएस सर्वर का आईपी आएगा, डोमेन नेम, और आईपी में गेटवे आईपी आएगा, सब कुछ। ऑथेंटिकेशन सर्विस, ऑथेंटिकेशन सर्विस में अभी जो हम यूज़र कनेक्ट कर रहे हैं वो नॉर्मली एक स्टैंडअलोन यूज़र है, दैट इज़ ए DCUI एक्सेस है जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं। अगर आप एडी को इंटीग्रेट कर रहे हो, एक सर्वर पे माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी है और उसमें आपने एक्स नाम का कोई एक यूज़र बना रखा है, उस यूज़र को इस पे लॉगिन लेना चाहते हो, जब आप F2 प्रेस करते हो तो वहाँ पर आपको डोमेन/x फिर उसका पासवर्ड लिखना होगा, तब वो कनेक्ट करना होगा। तो डोमेन के यूज़र भी ऑथेंटिकेट होंगे, तो वो भी हम क्रिएट करके देखेंगे और मैं कनेक्ट करके दिखाऊंगा आपको एक बार। वर्चुअल मशीन स्टार्टअप शटडाउन, क्या होता है कि ESX सर्वर जैसे स्टार्ट करोगे तो वर्चुअल मशीन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो, और वर्चुअल मशीन जैसे बंद करो ESX सर्वर को बंद करोगे तो ESX सर्वर को जैसे बंद करोगे, बंद करने कमांड दोगे, तभी वो वर्चुअल मशीनों को क्या करेगा, शट डाउन कर देगा। तो ये स्टार्ट और शट डाउन का इंटरवल डिफाइन कर दिया कि इतने टाइम में स्टार्ट हो और इतने टाइम में ये बंद हो जाए। वर्चुअल मशीन स्वैप फाइल लोकेशन, स्वैप फाइल वो होती हैं जिसमें जब भी आप कोई भी फिजिकल मशीन बनाते हैं तो सबके अंदर एक वर्चुअल मेमोरी होती है। अगर फिजिकल रैम कम पड़ जाए तो वो वर्चुअल मेमोरी से स्पेस में अपनी एप्लीकेशनों को एग्जीक्यूट कर सकता है, दैट इज ए स्वैप मेमोरी। तीसरा आता है, नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी प्रोफाइल, लाइक फायरवॉल। विंडो फायरवॉल जैसे हम लोग मैनेज करते हैं, ऐसे ESX सर्वर का भी फायरवॉल मैनेजमेंट है। सर्विसेज को स्टार्ट करना है या नहीं करना, वो भी सारा काम यहीं से होगा आपका। फायरवॉल फीचर्स में आप ये कर सकते हैं कि बाहर के कौन कौन से IP आपके रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं, लाइक SSH कर लेते हैं कई लोग, या फिर आपके DCUI बेस्ड CLI बेस्ड कमांड लाइन एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब उनको रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं आप, किस पोर्ट को ब्लॉक करना है, किस पोर्ट को ओपन करना है, तमाम सारी चीज़ें कर सकते हैं। होस्ट कैशे कॉन्फ़िगरेशन, कई बार हमारी जो स्टोरेज होती है हम उसके साथ कनेक्ट होते हैं और कई बार वो स्टोरेज के बीच में डिस्कनेक्ट हो रही है, फिर कनेक्ट हो रही है, फिर डिस्कनेक्ट हो रही है, कई बार ऐसा हो जाता है, तो फ्लैपिंग्स बन जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अपने होस्ट के ऊपर एक कैशे मेंटेन करके रखें। कैशे का मतलब होगा कि टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन मेंटेन करके रखेगा, जब भी किसी यूज़र को कोई डेटा चाहिए होगा तो वो यहीं पर हिट मारे और यहीं से वो काम करे। जैसे उसका टाइम होगा अपडेट करने का, वो उसको टाइम फिर बाद में अपडेट करेगा। तो मतलब ऑफलाइन फोल्डर जैसे आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में आप लोगों ने करके देखा, सिमिलरली वो भी यही काम कर रहा है। सिस्टम रिसोर्स एलोकेशन, कि भाई मेरे को इस सर्वर पे या पर्टिकुलर इतनी रैम और इतना CPU मुझे कन्फिगर करना है, तो वो रिसोर्सेज को भी एलोकेट कर सकते हैं। एजेंट VM सेटिंग, जब भी कोई वर्चुअल मशीन बनेगी तो उसके अंदर एक VM टूल इंस्टॉल होगा जो कि एजेंट का काम करेगा, तो वो सेटिंग सारी उससे अपडेट करता रहेगा। एडवांस सेटिंग इस तरीके से होगी जैसे कि आप बायोस अपने रजिस्ट्री सेटिंग्स में जाकर किसी भी कीवर्ड्स में जाकर कोई भी चेंजेस कर देते हो, सिमिलरली ऐसी ही सेटिंग्स होगी। जब तक आपको नहीं पता है उस सेटिंग का क्या यूज़ होता है और कैसे कन्फिगर करना है तो उसको छेड़ना नहीं, हाथ में लगाना। अगर खुंदा खाए बैठे हो तो खुंदा खाते रहो, बट ये इसको मत छेड़ना गलती से, ठीक है ना, तो इसको कैंसिल करके बाहर आ जाते हैं। तो आई थिंक ये कहानी समझ आ गई। लोकल यूज़र एंड ग्रुप, इसमें जो नॉर्मली जो यूज़र्स होंगे, रूट होगा, VPX यूज़र होगा, DCUI एक्सेस होगा। UID के नीचे लिखा हुआ है यूज़र ID, तो यूज़र ID हमारी 0 नंबर की है। 0 नंबर में पहले प्रायोरिटी पे इसको रखा गया है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस है। दूसरा जो VPX यूज़र होता है, ये वो यूज़र होता है जब भी कोई vCenter सर्वर आपके इसके साथ कनेक्ट होगा तो वो VPX यूज़र से ही कनेक्ट होता है इंडिविजुअली। तो VMware वर्चुअल सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट होता है। DCUI यूज़र जो हो गया, दैट इज अ DCUI के नाम से होगा, बट DCUI से लॉगिन नहीं होता, ये ध्यान रखना, रूट से ही लॉगिन होगा, इसको नाम दे दिया गया है। इवेंट्स, क्या क्या किया अभी तक आपने, किस किस यूज़र ने किया, कहाँ से किया, वो सारी चीज़ें। यूज़र तो हो गया रूट, ठीक है जी, क्या क्या इन्फो, ये डिस्क्रिप्शन, ये किस टाइम पे किया, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन नजर आएंगी। इस पर क्लिक करोगे नीचे डिटेल आ जाएगी आपको। परमिशन, हर यूज़र को फुली एक्सेस के राइट्स हम नहीं दे सकते, सबको एज ए एडमिन राइट्स नहीं देते कॉर्पोरेट नेटवर्क में, इंटरप्राइज नेटवर्क में। तो हम भी क्या करेंगे, रोल बनाएंगे कि भाई तेरा नाम क्या है, विशाल, और अंकित। विशाल जो है एक L1 इंजीनियर है, अंकित एक लेवल 2 इंजीनियर है, और योर नेम इज दक्ष लेवल 3 इंजीनियर हो। तो तीनों के लेवल के अकॉर्डिंग मैं एक्सेस दूंगा, तो दैट इज अ रोल। तो वो रोल हम यहाँ डिफाइन करते हैं, इससे परमिशन कि वो रोल कैसे बनाएंगे, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे।
जब भी फर्स्ट टाइम जब भी आप ESX सर्वर इंस्टॉलेशन कर लेते हैं या उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, तो उसके बाद इसमें 3 ही कंपोनेंट एक्टिवेट होते हैं हमेशा, मैं बताऊँ। एक तो इन्वेंटरी सर्विस, एडमिनिस्ट्रेशन में रोल सर्विस और सिस्टम लॉग्स। इसके सिवा कुछ और एक्टिवेट नहीं होता, क्योंकि ESX सर्वर में सिर्फ कुछ ही फीचर्स होते हैं जो मिलते हैं। फुली फीचर एक्सेस करने के लिए भी रिक्वायर्ड है vSAN सर्वर। तो आई थिंक ये बात समझ आ गई कहानी। तो ये 3 एक्सेस हैं, इन्वेंटरी सर्विस, एडमिनिस्ट्रेशन में रोल एंड सिस्टम लॉग्स। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को। उफ।